सुबह लगभग 10:30 बजे कामनी ऑफिस पहुंची। उसने अपना बैग टेबल पर रखा ही था कि मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। तभी चपरासी ने कामनी को आकर संदेश दिया। ठीक है, तुम जाओ, कहकर कामनी कंपनी के मैनेजर मुकेश चौधरी के कैबिन में दाखिल हुई। अरे आओ कामनी, क्या बात है, आज तो पीली ड्रेस में गजब ढा रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो, मुकेश ने शरारत भरे अंदाज में कहा। कुछ काम था सर, आपने बुलाया था, कामनी ने संयत स्वर में कहा। लो, ये कुछ पत्र है, इसका जवाब आज ही भेजना है, बहुत अर्जेंट है। मुकेश ने पत्रों को कामनी की ओर सरकाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन सर मुझे आज घर जल्दी जाना है, बहुत जरूरी काम है। कामनी ने पत्रों को उठाकर झिझकते हुए कहा। कामनी भाई, तुम भी हद करती हो। मैंने तुम्हें आज तक कभी रोका है? इनमें कौन सी बड़ी बात है? बस जाने से पहले बाकी का काम राधा मैडम को हैंड ओवर करके जाना, वह सब संभाल लेगी, मुकेश ने कहा। कामनी के प्रति मुकेश का व्यवहार जरूरत से ज्यादा उदार रहता था। वह न सिर्फ कामनी की हर बात मान लेता था, अपितु उसकी तरफदारी भी करता था। यह बात बाकी महिला स्टाफ को बड़ी नागवार गुजरती थी। मुकेश उनके साथ काफी सख्ती से पेश आता था। अभी कुछ देर पहले सुजाता ने सिर्फ कुछ देर की छुट्टी अपने सास को इंजेक्शन लगवाने ले जाने के लिए मांगी थी। मुकेश ने यह कहकर मना कर दिया कि घर के काम करने हैं तो अपनी छुट्टी कटवाओ और जाओ। अपनी तरफ मुकेश का झुकाव कामनी को बहुत खटकता था। मुकेश के ऐसे व्यवहार के कारण वह स्वयं को दोषी महसूस करने लगी थी। कामनी सुंदर थी, समझदार थी, वह बहुत ही सौम्य और अंतर्मुखी लड़की थी। मुकेश चौधरी लगभग उसके पिता की उम्र का था। उसके प्रति उसके गलत व्यवहार का विरोध करने की हिम्मत वह कम ही जुटा पाती थी। शाम के लगभग 3:30 बजे कामनी ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए राधा से कहा। राधा यार, मैं निकलती हूँ, अगर सर किसी काम से बुलाए तो जरा संभाल लेना। राधा उसके साथ वाले टेबल पर ही बैठती थी। ओ मैडम जी, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जब आपकी बात सर नहीं टाल सकते तो हम किस खेत की मूली हैं। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सर लंच के बाद से ही कहीं निकल गए हैं। आप तो केवल नाम की ही सेक्रेटरी है, असली ताज़ा खबरें तो हमसे पूछा करो। राधा ने मजाकिया अंदाज में खिलखिलाते हुए कहा। कामनी भी हंसते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकल गई। उस दिन कामनी ने रमन तथा उसके घरवालों को शाम की चाय पर अपने घर बुलाया था। कामनी ने अपने और रमन के बारे में अपनी मम्मी और भाई को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। कामनी और रमन कॉलेज के जमाने से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। ऑफिस से निकलकर पूरे रास्ते उन दिनों की यादें उनकी आंखों से होकर गुजरने लगी थी। कॉलेज में उस दिन वार्षिक उत्सव का दिन था। पूरे कॉलेज में शादी जैसा माहौल था। चपरासी से प्रिंसिपल तक सभी व्यस्त नजर आ रहे थे। खेल के मैदान के बीचों बीच एक भव्य मंच बनवाया गया था। अंदर हॉल में लड़के लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल करते नजर आ रहे थे। कामनी भी उसके साथ एक नाटक पेश करने की तैयारी में जुटी थी। बीच बीच में सभी हंसी मजाक करते, गपशप मारते, कभी चाय की चुस्कियां भरते, माहौल को एक नवीन ऊर्जा से भर रहे थे। ठीक 12 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। कॉलेज के बैंड की धुन कामनी को हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। तभी मंच से एक सधे हुए स्वर में सुरीला गीत कामनी कामनी के कानों में पड़ा। गाने वाले के स्वर में ऐसी कशिश थी कि वह मंच की ओर बरबस दौड़ पड़ी। पंडाल में सभी मग्न होकर गाना सुन रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, तालियों की ध्वनि मानो आसमान छूने लगी। उस दिन कामनी ने पहली बार रमन को मंच पर देखा था। अगले दिन कामनी ने रमन को कैंटीन में देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई। हेलो, मैं कामनी, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, कामनी ने अपना परिचय देते हुए कहा। ओह हेलो, आई एम रमन, मैं भी सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट हूँ। रमन, आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं, आपके गीत के मधुर स्वर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। क्या आपने कहीं से सीखा है? कामनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं कामनी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस बचपन से ही गाने में रुचि रही, सो यूं ही कभी कभी गुनगुना लिया करता हूँ। उस दिन कामनी रमन के सरल सौम्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई थी। उस दिन के बाद वजह बेवजह दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी थी। आकर्षक और एक अजीब सी कशिश दोनों को कुछ ही दिनों में इतना करीब ले आई कि उनकी औपचारिक मुलाकातें अब प्यार में बदल गई। उसका एहसास तक नहीं हुआ। दोनों प्यार की कश्ती में सवार मचलती लहरों पर
आगे बढ़ते रहे। समय बीतता रहा और जब कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ हुई तो दोनों ही अच्छे अंकों से पास हो गए। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। कैंटीन में बैठे रमन ने कामनी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कुछ चिंतित स्वर में कहा, कामनी, मुझे 3 साल के लिए विदेश जाना पड़ेगा। पापा भेज रहे हैं। ये अचानक वहाँ क्यों जा रहे हो? ऐसा तो तुमने कभी बताया नहीं। कामनी ने घबराकर कहा, अरे सारी गलती मेरी ही है। मैं ही हमेशा उन्हें कहा करता था कि मुझे एमबीए बाहर से करनी है, बस पापा ने सारा इंतजाम कर दिया। अब मना कैसे करूँ? सोच रहा हूँ पढ़ाई पूरी कर ही लूँ। लौटने पर पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा। मुझे पूरा यकीन है पापा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। रमन ने उस दिन बड़े विश्वास से कहा था। इस मुलाकात के 10 दिन बाद रमन विदेश चला गया। इधर कामनी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। वे किसी जानी-मानी कंपनी के मैनेजर थे। उन्हीं की कमाई से घर चलता था। ऐसे समय में पिता की पुरानी जान-पहचान काम आई और कामनी को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इसी तरह जीवन के दिन कट रहे थे और आखिर 3 बरस बीत गए। रमन विदेश से लौट आया था। आते ही वह कामनी से मिला। कामनी की खुशी का कोई ठिकाना न था। रमन के आते ही कामनी ने रमन के घरवालों को शाम को अपने घर चाय पर बुला लिया था। ऑफिस से निकलने के बाद रास्ते भर अतीत के सरोवर में गोते खाती कामनी घर पहुंची और ज्यों ही बैठक में दाखिल हुई तो सामने रमन सोफे पर बैठा था, माँ से बातें कर रहा था। कामनी को देखते ही प्रसन्नता का भाव उसके चेहरे से फूटने लगा। कामनी, इनसे मिलो, यह मेरे पापा है। रमन ने पास बैठे शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा। कामनी ने मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखा और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ लिए, लेकिन तुरंत कामनी बुरी तरह सकपका गई। उसका गुलाबी चेहरा यकायक पीला पड़ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। इस शख्स से यहाँ अपने अपने ही घर में यूं मुलाकात होगी उसने कभी सोचा नहीं था। क्षण भर के लिए उसका मस्तिष्क शून्य पड़ गया। जैसे ही उस शख्स ने कामनी को देखा तो घबराहट से पसीना-पसीना हो गया। इससे पहले कि कामनी कुछ कहती, वह कमरे से बाहर निकल गया। वह शख्स कोई और नहीं, कामनी का मैनेजर मुकेश चौधरी था। 4-5 महीने पहले ही मुकेश कंपनी में आया था, तभी से उसकी कामनी पर नज़र थी। वह उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहता था। कामनी की सुंदरता और मुकेश की दिखावटी आत्मीयता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कामनी को निकट लाने के लिए मुकेश हमेशा मौके की तलाश में रहता था। कभी डिक्टेशन के बहाने अपने केबिन में बुलाता, कभी शाम की चाय के लिए बुलावा भेजता था, तो कभी कंपनी के हेड ऑफिस साथ ले जाने के बहाने बाजारों में घुमाता, महंगी-महंगी चीज़ें दिलवाने का प्रयास करता, होटलों में खाना खिलाता। कामनी कैद में फंसी हुई बुलबुल की तरह मजबूर सहती रहती। उस दिन तो हद ही हो गई जब मुकेश ने छुट्टी के बाद कामनी को डिक्टेशन के बहाने अपने केबिन में बुलाया और लपक कर उसकी अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, समझदार हो, मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो जल्द ही तुम्हारी प्रमोशन करवा दूँगा, तुम्हारे भाई शुभम को भी अच्छी कंपनी लगवा दूँगा। कामनी उसकी बाहों की मजबूत गिरफ्त में कसमसा रही थी। मुकेश ने अपने होंठ कामनी के होंठ पर रख दिए। छोड़ दीजिए सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कामनी ने स्वयं को मुकेश की गिरफ्त से मुक्त करते हुए कहा और केबिन से बाहर निकल गई। इस घटना से कामनी इतनी आहत हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी सोचती कि घर में बता दूँ या फिर पुलिस में चली जाओ, किंतु नौकरी खो जाने का डर तथा बदनामी के डर से उसके हौसले को तार-तार कर दिया। सोचा रमन को फ़ोन कर सब कुछ बता दे, पर मत मन डरता कि आजकल के लड़कों के दिमाग का कुछ पता नहीं, मेरे चरित्र पर ही संदेह करने लगे। कामनी के घर में यूं यकायक मुकेश का उठकर चले जाना तथा कामनी की परेशान मुख मुद्रा देखकर रमन तथा कामनी के घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिर यह माजरा क्या है? परिस्थिति बस कामनी खुद को रोक नहीं पाई। उसके हृदय का सारा अवसाद लावी की तरह फूट पड़ा। उसने अपनी आप बीती का एक एक वाक्य रमन तथा घर वालों को बताया। रमन का मन गहन पीड़ा तथा शर्मिंदगी से भर गया। पिता की करतूतों ने कामनी और रमन के विवाह पर सवालिया निशान लगा दिया। वह अपने पिता को अपना आदर्श मान समझता था, पर आज उसकी आस्था चकनाचूर हो गई थी। अच्छा हुआ माँ यह दिन देखने से पहले ही ऊपर चली गई। अगर जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। लुटे हुए मुसाफिर की तरह बिना कुछ कहे रमन कामनी के घर से निकल पड़ा और देर रात तक सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकता रहा था। कामनी से शादी न हो सकेगी, इसका रमन को इतना गम नहीं था जितना अपने पिता के पतन का सदमा था। उस दिन कामनी एक जड़ मूर्ति के समान अपने कमरे में बैठी चारों ओर पसरते रातों के अंधेरों में अपने दुर्भाग्य की छाया साफ देख रही थी। वक्त और हालात एक पल में बदल गए थे। उसके और रमन के विवाह के बीच खड़ा हो गया था एक प्रश्न चिन्ह। कैसे कर पाएगी ऐसे लड़के से विवाह जिसके पिता की
कुदृष्टि की शिकार यदि वह हो जाती तो उसकी ज़िंदगी तो क्या आत्मा भी तार-तार हो जाती। इस घटना से कामिनी की माँ रेखा को मानो तोड़ के रख दिया था। बेटी को अंधेरे में बैठा देख राधा का कलेजा टूक-टूक हो रहा था। काश उसके पति उसे बीच सफ़र में यूँ अकेला छोड़कर ना चले गए होते तो कामिनी को नौकरी के लिए यह सब नहीं सहना पड़ता। आंसुओं से लबालब भरी आंखें को अपने साड़ी के पल्लू में पोंछकर कमरे में प्रवेश किया, बत्ती जलाई और बेटी के सिर पर हाथ फेरा और उसका सिर अपनी छाती से सटाकर कहा, बेटी मत छोटा क्यों करती हो? अच्छा हुआ उनकी असलियत पहले ही सामने आ गई। अगर कहीं शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। अच्छा चलो उठो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ। रेखा ने बेटी के मुंह को दोनों हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। कामनी ने रमन के साथ अपना छोटा सा घर संसार बसाने के कैसे कैसे सपने देखे थे, सब कपास के फूल की तरह बिखर कर रह गए। वक्त के सामने कहाँ किसी की चलती है। अगर वक्त खराब हो तो सब कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है। इन दिनों रमन न कोई फोन किया और न ही कामनी ने कभी मिलने की कोशिश की थी। वह सोचती थी कि उस रास्ते पर क्या जाना जिसकी मंजिल पहले ही ध्वस्त हो चुकी हो। पर रमन की यादों की कसक एक टूटे कांच की तरह कामनी के हृदय में गरी हुई थी। अब तो कामनी ने खुद को घर में कैद सा कर लिया था। घर के किसी कोने में घंटों अकेले गुमसुम बैठे रहना कामनी की दिनचर्या का अहम हिस्सा था। उसे अकेलापन भाने लगा था। रेखा यह सब देखती तो उसका दिल बैठने लगता। वह उसे बहुत समझाती कि वह दोबारा कहीं नौकरी कर ले, बाहर निकले और लोगों से मिलेगी, काम में मन लगाएगी तो पुरानी यादें खुद ब खुद धुंधली पड़ जाएगी। माँ के जोर देने पर तथा घर के बिगड़ते हालात को देख कामनी ने किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली। वह कहते हैं वक्त अगर घाव देता है तो वही घाव भर भी देता है। दिन सप्ताह महीने गुजरने लगे। जिंदगी की रेल फिर पटरियों पर उतरने लगी थी। समय का पहिया वर्तमान को रौंदता हुआ अतीत को पीछे छोड़ता आगे बढ़ता जा रहा था। वो एक रविवार का दिन था। कामनी की छुट्टी थी। सुबह के 8 बजे भी कामनी अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। रेखा ने आंगन के गेट की कुंडी में फंसा आज का अखबार निकाला और कामनी के कमरे में आ गई। अखबार कामनी के बिस्तर पर रखते हुए कहा, बेटे मैं मंदिर जा रही हूँ, तब तक तुम भी उठ जाओ और नहा धो लो। शुभम को भी उठा दो, मैं आकर नाश्ता बनाऊंगी। आज तीनों एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। माँ की आवाज़ सुनकर कामनी उठ कर बैठ गई। हर रोज की तरह उठते ही अखबार खोला और मुख्य खबरों पर सरसरी नज़र डाली। पन्ना उलटते ही कामनी का नज़र अखबार के छपे एक चित्र पर अटक गई। वह एक मृत व्यक्ति का चित्र था जो पुलिस ने पहचान के लिए छपवाया होगा। चित्र कुछ जाना पहचाना सा लगा। असमंजस की स्थिति में कामनी नहाने चली गई। नाश्ते के बाद वह फिर अखबार लेकर बैठ गई। सोचा आज तो अखबार इत्मीनान से पढ़ूंगी। और दिन तो भाग दौड़ मची रहती है। पन्ना पलटा तो नजरें फिर उसी तस्वीर पर अटक गई। कामनी को ऐसा क्यों लग रहा था कि यह तस्वीर रमन के पिता मुकेश चौधरी से हूबहू मिलती है। कामनी ने तस्वीर अपनी माँ को दिखाई। माँ जरा देखो यह फोटो किसी जानकार की तो नहीं। कामनी ने कहा, क्या कह रही हो, ला दिखा। माँ ने तस्वीर देखी और कहा, यह तस्वीर तो कल भी मैंने अखबार में छपी देखी थी, शायद लावारिस होगी। माँ एक बार गौर से देखो, यह शक्ल रमन के पिता से बिल्कुल मिलती है। हे भगवान, क्या कह रही है बेटा? रेखा ने दराज से चश्मा निकाल कर आंखों पर लगाया और ध्यान से देखा तो बोली, अरे हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं, पर यह कैसे हो सकता है? उसकी तस्वीर इस तरह क्यों छपेगी? पर छोड़ बेटा, हमारा इस सब से क्या लेना देना? रेखा ने अखबार तह लगाकर एक तरफ रख दिया। कामनी का आशंकित मन बार बार कह रहा था, यह मुकेश ही है, उसकी शक्ल वह कैसे भूल सकती है? पर ऐसे हालत भी कैसे हो सकते हैं? मुकेश तो अपने बेटे रमन के साथ रहता है। अखबार में छपे इस चित्र ने कामनी को महीनों पीछे खींच कर खड़ा कर दिया था। एक विचार बार बार सिर उठा रहा था, क्यों न वह रमन को फोन करे अथवा उससे मिले। मन की शंका भी दूर हो जाएगी। आखिर रमन और कामनी के संबंध में तो कोई मतभेद नहीं था। रमन तो स्वयं अपने पिता के किए की सजा काट रहा था। अगले दिन कामनी ने ऑफिस के लंच टाइम में रमन को फोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। वह तुरंत मान गया। तय हुआ कि आज शाम 4 बजे वह अपने कॉलेज के पास वाले कैफे में मिलेंगे। कामनी ठीक शाम के 4 बजे पहुंची। रमन पहले से ही वहां पहुंच चुका था। वह उसी बेंच पर बैठा था जहां वह कॉलेज के टाइम में घंटों बैठकर बातें किया करते थे। वह बहुत उदास सा लग रहा था। उसका गोरा चिट्टा रंग मुरझा सा गया था। कामनी को देखकर वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। कैसी हो कामनी? घर में सब कैसे हैं? ये अचानक मुझे यहाँ क्यों बुला लिया?
घर में सब ठीक है रमन, तुम सुनाओ तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? कामिनी ने अपने मन की शंका के चलते रमन के मन की टोल लेते हुए पूछा। मेरे घर में अब सिर्फ मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, रमन ने कहा। क्या तुम अपने पिता के साथ नहीं रहते, अकेले रहने लगे हो? कामिनी ने पूछा। कामिनी, शायद तुम नहीं जानती और जानोगी भी कैसे? मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। मैं तुम्हें बताता भी क्या और किस मुँह से बताता कि पापा घर छोड़कर कहीं भाग गए हैं। उस दिन तुम्हारे घर से लौटने के बाद अगली सुबह चुपचाप बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की पर सब बेकार। पिछले 6-7 महीने से पापा की कहीं से कोई खबर नहीं मिली। रमन की बातें से कामनी का शक यकीन में बदल गया। यह तस्वीर मुकेश की ही है, पर रमन यह सब नहीं जानता। क्या रमन अखबार नहीं पढ़ता? कामिनी ने अपने पर्स से अखबार निकाला और उसके छपी तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो यह तस्वीर अखबार में छपी है। मुझे बेकार में वहम हो रहा है, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। रमन ने झपट कर अखबार कामिनी के हाथ से खींच लिया और देखकर घबरा गया। ये पापा ही लग रहे हैं। हे भगवान, इनकी फोटो ऐसे क्यों छपी है? ये मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? बेटे के होते हुए बाप की इस तरह लावारिस कैसे हो सकता है? रमन कामिनी को घर भेज स्वयं पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। वहाँ उसे पता चला कि पिछले कुछ दिनों से मुकेश का मृत शरीर पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। हाईवे पर किसी गाड़ी की चपेट में आ जाने से मृत पाया गया। रमन के दुख का ठिकाना न रहा। उसने अभी अपने सभी मित्र पड़ोसियों को नातेदारों को फोन किया और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद पिता का शव ले लिया। रमन तथा उसके परिजनों ने उसे अंतिम विदाई दी। रमन ने अपने हाथों अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सभी एक एक करके रमन को सांत्वना देते हुए विदा हो गए। रमन भारी मन से शमशान भूमि से बाहर निकला और सूर्य अस्ताचल में डूब रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी पीली किरणों की आभा के बीच केवल 10 कदम की दूरी पर कामनी खड़ी थी। उसके कुछ ही कदम के पीछे माँ और शुभम भी खड़े थे। कामनी की आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। कामनी के कामनी को देखते ही रमन के पैर मानो वहीं जर गए हों। कामनी के कदम खुद ब खुद रमन की ओर बढ़े। रमन के पास जाकर उसने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और फिर बढ़ा दिए कदम एक नई दिशा की ओर। दोस्तों, आपको अच्छी लगी यह कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब